हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग CDP। ठीक है, अब हम CDP का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था 23 जैन 2023 को। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला आपको पूछा है, वाइल मोस्ट चिल्ड्रन बिगिन टू शेड दियर मिल्क टीथ एट अबाउट 6 ईयर ऑफ एज। ठीक है, बेसिकली जो बच्चों के दूध के दांत होते हैं वो 6 साल की उम्र में टूटने लग जाते हैं। ए चाइल्ड डूइंग सो एट 5 और 7 इज नॉट कंसिडर एबनॉर्मल। लेकिन किसी किसी में 5 साल या 7 साल के बच्चे के दांत के टूटने को असामान्य नहीं देखा जा सकता। क्यों? थ्रू द पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड सीक्वेंस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, देयर इज कंसिडरेबल रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि जो ग्रोथ होती है और जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो चीज़ तो होगी ही होगी, लेकिन इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, उसके अनुसार काफ़ी रेडियस होती है। मतलब बेसिकली इसमें बोला है कि हर किसी बच्चे के अंदर विकास की जो दर होती है वो बहुत अलग होती है। मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल की एज में मेच्योरिटी दिखा रहा है, कोई 4 साल में, कोई 2 साल का बच्चा चलना सीख जाता है बहुत अच्छे से, कोई बच्चा 1 साल का चलना सीख जाता है। तो हर किसी की जो ग्रोथ होती है और फिजिकल डेवलपमेंट है उसकी रेंज बहुत अलग अलग होती है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो है वो ए को सही से एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट दिखाया और ग्रोथ दिखाई है कि 6 साल के बच्चे की उम्र के दांत टूट रहे हैं, 6 साल के बच्चे के, किसी में 5 साल के बच्चे के टूट जाते हैं, किसी में 7 साल के बच्चे के टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। ठीक है, और इसमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनकी जो रेडियस होती है वो बहुत वाइड होती है। और हर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट जो होता है वो कैसा होगा, स्पाइरल होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, विकास जो होता है वो हमेशा वर्तुलाकार होता है, यानी कि स्पाइरल होता है। दूसरा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, ये चारों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास और आपका संज्ञानात्मक विकास, ये चारों एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। विकास जो होता है वो जन्म से आपका मृत्यु पर्यंत चलता है, लेकिन ग्रोथ जो होती है दैट स्टैंड्स फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रुक जाती है। विकास जो होता है इसमें दर जो होती है विकास की वो हर बच्चे के अंदर अलग अलग होती है। विकास में हर किसी के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, क्योंकि हर बच्चे का विकास तो होगा ना, ये तो नहीं कि विकास रुक जाएगा। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट इवन दो द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सिमिलर। कौन सा प्रिंसिपल बोलता है कि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी जो रेट होती है, यानी कि विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, डेवलप्स एट हर ओन रेट, अपनी दर पे विकसित होता है, लेकिन जो डायरेक्शन होता है डेवलपमेंट का वो एकदम सिमिलर रहेगा। पहला इसमें प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ये होता है आपका विकास हेड टू टो, यानी कि किसी भी बच्चे में जो विकास होता है सबसे पहले उसमें सिर डेवलप होगा और सिर से बच्चे का विकास कहाँ जाता है, पैर तक। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, इसमें होता है केंद्राभिमुख विकास, यानी कि बच्चा जो है वो सबसे पहले सेंटर से डेवलप होता है और उसके बाद विकास कहाँ जाता है, पेरीफेरी की तरफ। ठीक है, बच्चे में सबसे पहले स्पाइनल कॉर्ड बनेगी, उसके बाद शोल्डर्स बनते हैं, शोल्डर से हैंड डेवलपमेंट होता है, तब आपकी उंगलियों का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी, हर किसी बच्चे में यूनिफॉर्मी यानी कि एक रूप जैसा आपका विकास होता है। ठीक है, पहले बच्चे की सिर बनेगी, पहले बच्चे के अंदर क्या होता है, हर बच्चा पहले जनरलाइजेशन करता है, यानी कि एक जैसी चीज़ें सबको अपनी मम्मी बनाने लग जाएगा, सबको अपना पापा पापा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, ये हर बच्चे का होता है। हर बच्चा मिट्टी खाता है बचपन में, हर बच्चा चौक वगैरह खाता है। एक चीज़ होती है बच्चे के अंदर की इमिटेट करना, मतलब हर बच्चा दूसरे को इमिटेट करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये होता है आपका व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, यानी कि हर बच्चा अपने तरीके से अपना विकास करता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में देखा भी था कि किसी बच्चे के चलने की दर जो होती है, कोई 1 साल का बच्चा चलना सीख जाता है, कोई 1.5 साल का बच्चा, कई बच्चे 4 साल तक भी बोलना नहीं सीखते हैं। ये सब हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल रेट होती है डेवलपमेंट की और हर बच्चा इसको अपने अनुकूल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि यूनिफॉर्म इंडिविजुअलिटी जो है उसके प्रिंसिपल में बताया है कि बच्चा जो है वो अपनी खुद की रेट पे डेवलप होता है और जो डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो उसमें सिमिलर रहेगा। पहले सिर डेवलप होगा, फिर पैर डेवलप होंगे, पहले सेंटर से डेवलप होगा और फिर पेरीफेरी की तरफ जाता है, केंद्र से परिधि की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे का जो सोशलाइजेशन होता है ना, ये सीटेट कई बार पूछा है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ठीक है। बच्चे का समाजीकरण कभी भी इजी नहीं होता, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो समाज में लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते। अब सोशलाइजेशन में एक होती है आपकी प्राइमरी एजेंसी, तो प्राइमरी एजेंसी जो होती है उसमें आपकी फैमिली आती है, आपके रिलेटिव्स आते हैं, ये क्या है आपकी प्राइमरी एजेंसी है। क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो सबसे पहले वो उन्हीं के कांटेक्ट में तो आता है, तभी तो वो धीरे धीरे आगे अपना सर्कल जो है उसको बढ़ाता है। अब यहाँ पे पूछा है कि सेकेंडरी एजेंसी इनमें से कौन सी नहीं है, तो फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है, ना कि सेकेंडरी एजेंसी। मीडिया हमेशा आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है। आप फेसबुक यूज़ करते हो जब बड़े हो जाते हैं, हम व्हाट्सएप चलाने लग गए हैं, हम बहुत सारे लोगों के टच में आते हैं, हम टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, दिस ऑल आर मीडिया। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। स्कूल जो होता है वो आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है। जब आप 6 या 7 साल के हो जाते हो तब आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हो। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे आपका समाजीकरण होना चालू हो जाता है। पीयर्स ग्रुप जो होते हैं, जिसे हम बोलते हैं आपके फ्रेंड्स, सहपाठी जो होते हैं, क्लास में आपके जो क्लासमेट्स हैं, दीज ऑल आर पीयर्स। तो ये सब आपकी सेकेंडरी एजेंसी होती है। प्राइमरी एजेंसी में आता है आपका फैमिली, रिलेटिव्स। क्लियर? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार के लोगों के बीच ही रहता है। ऑप्शन 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। इन विच चिल्ड्रन कैन रीजन नॉट जस्ट विद ऑब्जेक्ट्स बट विद फॉर्मली स्टेटेड प्रपोजिशन। किस चरण में बच्चा न केवल वस्तु के संदर्भ में तर्क कर पाता है बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम होता है। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये चारों स्टेज किसने दी थी आपकी? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे की थ्योरी का क्या नाम था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। दूसरा यहाँ से आपसे पूछा है कि जो संवेदी चालक, ये चारों स्टेज आप याद रखिएगा, कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज में एज ग्रुप होता है 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट 7 से 11 और ये होता है आपका 11 से 15। ठीक है। सेंसरी मोटर स्टेज के 2 फीचर्स हैं जो सीटेट हजारों बार पूछा होगा, याद रखिएगा। 1 इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि वस्तु स्थायित्व, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके बच्चे के अंदर एक परमानेंसी आ जाती है। जब छोटा बच्चा होता है, एज ग्रुप होता है इसका 1.5 से 2 साल ऑब्जेक्ट परमानेंस के लिए। जब हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि चिड़िया खिलौना ले गई या कोई जानवर खिलौना ले गया, तो वो बच्चा समझ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो घर में ही है, चाहे वो उसको देख पाए या फिर ना छू पाए। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। और दूसरा सेंसरी मोटर में होता है इमिटेशन। बच्चा हर चीज का अनुकरण करता है, जैसा जैसा बड़ा करेगा वैसा वैसा ही छोटा बच्चा भी करता है। प्री ऑपरेशनल में आपका आता है नार्सिज्म। नार्सिज्म होता है खुद से ही प्यार करना। एक होता है ईगोसेंट्रिसिज्म, खुद को सेंटर में रखना, उसके लिए दूसरे की ओपिनियन मैटर नहीं करती है। सेंट्रेशन होता है जिसमें बच्चा किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी सिचुएशन का सिर्फ एक ही पहलू देखता है। ठीक है। केंद्रीकरण का इसमें बच्चे में संरक्षण का अभाव होता है, यानी कि जब आप किसी चीज को बड़े कंटेनर में डाल रहे हैं और फिर उसको चौड़े कंटेनर में डाल रहे हैं, तो इस एज में बच्चे को लगता है कि इसमें सामान ज्यादा है और इसमें सामान कम है। ठीक है। जबकि दोनों में वॉल्यूम सेम है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो होता है, इसमें मेन चीज होती है बच्चे में संरक्षण का गुण आ जाता है। यहाँ पे बच्चा ये चीज समझने लगता है कि दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ कंटेंट है। दूसरी चीज, इस एज में बच्चा मूर्त चीजों को लेके आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशन जो होता है, इसमें बच्चे की डिडक्टिव रीजनिंग, ये सीटेट ने पूछा है कि डिडक्टिव जो थिंकिंग होती है, डिडक्टिव रेशनल थिंकिंग कब डेवलप होती है? जब बच्चा 11 साल से ऊपर का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन से चरण में बच्चा ना केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर पाता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है उसके रिगार्डिंग वो आपसे बहस कर रहा है या डिबेट कर रहा है, बट विथ फॉर्मली स्टेटेड पोजीशन। जहाँ पे भी फॉर्मल स्टेटेड प्रिपोजिशन आ जाए, मतलब जहाँ वर्बल चीज़ों के बारे में भी बच्चा सोचने लग जाता है। जरूरी नहीं है कि उसको सामने दिखी चीज़ मतलब मूर्त रूप में दिखे ही दिखे। कई चीज़ें ऐसी होती है इस एज में जो अमूर्त रूप से भी बच्चा चीज़ों को थिंक करने लग जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला है? फॉर्मली स्टेटेड, प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन, दिमाग में चीज़ों को सॉल्व करने लग जाता है। जैसे हम एलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें क्या करता है, बच्चा अपने दिमाग में कैलकुलेशंस को सॉल्व करेगा। दैट इज योर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? बच्चा ना केवल वस्तुओं के संदर्भ में तर्क कर रहा है बल्कि जो प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन है उसको करने में भी वो सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बिगिनिंग फ्रॉम द बर्थ। आपसे पूछ लिया है क्वेश्चन कि जीन पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके स्टेज का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले आता है आपका सेंसरी एक्सपीरियंस। ठीक है।
सिंबॉलिक और इंट्यूटिव थॉट्स, रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। यहाँ पे ये गलत है और ये गलत है। सबसे पहले सेंसरी एक्सपीरियंस आता है, यानी कि बच्चा सेंसेस के थ्रू चीज़ों को एक्सपीरियंस करना सीखता है। गाइज एक चीज़ यहाँ पे सुनिएगा, जीन पियाजे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू गाइज कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड यू कैन चेक। दूसरा है रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन या फिर सिंबॉलिक और इंट्यूटिव थॉट्स। इसके बाद आता है आपका सिंबॉलिक या फिर इंट्यूटिव थॉट्स, यानी कि बच्चा प्रतीकात्मक और सहज विचार करने लगता है। फिर बच्चे के अंदर रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन आने लगते हैं और फिर बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है ना, दैट रिलेटेड टू योर सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी गामक अवस्था, जो 0 से 2 साल के बच्चे में होती है। यहाँ पे बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करता है, यानी कि जितने भी सेंसेस हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, इन सबको यूज़ करके बच्चा चीज़ें सीखता है। सिंबॉलिक और इंट्यूटिव थॉट्स जो होते हैं, इसमें बच्चा प्रतीकात्मक और सहज विचार करता है। जैसे आप किसी भी चीज़ का, जैसे आम दिखा दिया आपने, खरबूज दिखा दिया या कोई टॉय दिखा दिया, तो बच्चा उस चीज़ के बारे में सोचेगा। ठीक है। रिवर्सिबल मेंटल ऑपरेशन होता है जहाँ पे बच्चा मेंटल ऑपरेशन कर रहा है, मतलब दिमागी क्रिया कर रहा है, लेकिन जो मूर्त रूप से उसको सामने दिख रही है। एक ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 की एज होती है, ये 2 से 7 होती है। इसमें बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग करने लग जाता है। जैसे अगर मान लीजिए बैलून है, अगर आपने उसकी एयर निकाल दी तो वो डिफ्लेट हो जाएगा, पिचक जाएगा। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक में क्या है, बच्चा इतना दिमाग नहीं लगा पाएगा कि इस बैलून में वापस एयर भर के इसको फुलाया जा सकता है। जबकि इस एज में बच्चे का दिमाग काम करेगा कि ये वापस से इन्फ्लेट हो सकता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग होती है जहाँ पे बच्चा कंप्लीटली अमूर्त रूप से चीज़ों का चिंतन करता है। ये होता है आपका 11 से 15। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हिंदी में अगर देखें, संवेदी अनुभव, प्रतीकात्मक और सहज विचार, परिवर्तनीय मानसिक संक्रियाएं और परिकल्पनात्मक चिंतन। ये क्वेश्चन सीटेट ने इससे पहले भी पूछा हुआ है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, इन ऑर्डर फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू टेक प्लेस इफेक्टिवली इन ए चाइल्ड, जो जीन पियाजे है उनके अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अगर बच्चे के अंदर इफेक्टिवली करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा। शुड अंडरगो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, should be rewarded for every task, should be given opportunities for active exploration, should be given repeated tasks for drill and practice। जीन पियाजे ने एक बात बोली थी कि जो बच्चा होता है ना, वो नन्हा वैज्ञानिक है। बेसिकली छोटा बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, ड्रिलिंग करवा रहे हैं और उससे प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो ये आपका कंप्लीटली रोट मेमोराइजेशन होगा, जहाँ पे आप चीज़ों को बच्चे से इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे कि वो रटने लग जाए। शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एक्टिव एक्सप्लोरेशन, बच्चे को सक्रिय अन्वेषण करने दीजिए। यानी कि बच्चे को एक तो आप सेंटर में रखिए, ऊपर से पहला बच्चा क्या, सबसे पहले तो बच्चे को सेंटर में रखिए। दूसरा, बच्चे को एक्टिवली पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है, जिससे बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। तीसरा, शुड बी रिवॉर्डेड फॉर एवरी टास्क, नहीं, ये कहा था BF स्किनर ने कि बच्चे को आप क्या कीजिए, रिवॉर्ड दीजिए। शुड अंडरगो सेकेंड ऑर्डर कंडीशनिंग, द्वितीय स्तर का अनुबंधन। अनुबंधन शब्द जो है वो व्यवहारवादी की थ्योरी में आता है, जहाँ पे BF स्किनर, थॉर्नडाइक और पावलोव आते हैं। संज्ञानवादियों ने अनुबंधन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे को एक्टिवली एक्सप्लोर करने दीजिए और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। In Kohlberg's theory of moral development, what is good or bad is determined by the consequence of obeying or disobeying rules। जो कोलबर्ग की थ्योरी है, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इन्होंने नैतिक विकास की थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने हिंज की स्टोरी सुनाई थी कि हिंज जो है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए एक दुकान में चोरी करते हैं। उसके बाद उन्होंने बच्चों के ग्रुप्स बनाए और उनके ओपिनियंस जानने की कोशिश की कि कौन बच्चा उनके फेवर में बोलता है और कौन बच्चा उनके अगेंस्ट में जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे और उसके 6 चरण बताए थे, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और पश्च पारंपरिक स्तर। तो यहाँ पे पूछा है कि कोलबर्ग के कौन से स्तर में गुड और बैड जो है वो डिटरमाइन होता है ओबिंग और डिसोबिंग रूल्स जो होते हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। जो पूर्व पारंपरिक स्तर होता है उसमें हम अच्छे और जो बुरे का परिणाम है वो पालन और अवज्ञा के थ्रू डिसाइड होता है। कैसे, आप कोई भी गलत काम सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये डर होता है कि आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपका प्री कन्वेंशनल लेवल में ये चीज़ आती है। उसकी 2 स्टेज होती है, टिट फॉर टैट और
ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो यहाँ पे क्या है, गुड और बैड किससे डिटरमाइन हो रहा है आपका, ओबिंग और डिसोबिंग रूल्स के कॉन्सिक्वेंसेस से। अगर आप माँ बाप का कहना नहीं मानेंगे तो आपको मार पड़ेगी, और अगर आप माँ बाप का कहना मानेंगे तो वो उसमें क्या होगा, आप एक अच्छा एग्जाम्पल मतलब सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो अपने पीयर्स जो है उनके थ्रू कैसे सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने जो थ्योरी दी थी उसे हम बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनकी भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी। इन्होंने कुछ टर्म्स दी थी, पहली है MKO, फिर है ZPD और एक है आपकी स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग जो होती है वो बच्चे को शुरुआती मदद के लिए बोलते हैं। MKO जो है वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। ZPD जहाँ पे बच्चा अपने एक्चुअल डेवलपमेंट से अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक जाता है। किसकी मदद से, MKO की मदद से। तो जो बीच का गैप है इसे हम बोलते हैं ZPD। यहाँ पे पूछा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे जो होते हैं वो अपने साथियों के माध्यम से कैसे सीखते हैं। सोशल इंटरेक्शन, कंपटीशन, फिजिकली फाइटिंग और मेकिंग फन। पहली बात तो यहाँ पे मजाक उड़ाने जैसा कुछ नहीं होता है, ना ही कोई फिजिकल फाइट होती है, ना ही बच्चे के साथ कोई कंपटीशन होता है, बल्कि इसमें बच्चा सोशल इंटरेक्शन करता है जिसकी वजह से उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। और इनका मेन फोकस था कि बच्चा जितना ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन करेगा और जितना ज़्यादा बच्चा कोलैबोरेटिव लर्निंग करेगा, बच्चे का डेवलपमेंट उतना ज़्यादा होता है। लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में जो स्कैफोल्डिंग है उसका मतलब क्या है, द एडल्ट्स रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क एंड मेक इट वेरी इजी। Adults vary the amount and nature of assistant. Adults don't offer any support to the child. Adults provide a variety of rewards to the children. पहली बात तो ये कि यहाँ पे बच्चे को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया जाता है। रिवॉर्ड वाली बात से व्यवहारवादियों के सिद्धांत में होती है, जहाँ भी BF स्किनर ने की थी। जो अडल्ट होते हैं वो बच्चे को कोई भी सपोर्ट नहीं देते। इसके फोल्डिंग का मतलब ही यही है कि बच्चे को शुरुआती मदद देना। अडल्ट जो होते हैं वो अमाउंट को और नेचर जो है असिस्टेंस का उसको क्या करते हैं, डिफर करते हैं। कैसे, मान लीजिए बच्चे को आपने शुरुआती मदद दी तो आपको बच्चे को क्लूज देने हैं। उसको पूरी मदद उसके हाथ में लाके नहीं देनी है कि आप किसी क्वेश्चन का पूरा आंसर बच्चे को बता दे रहे हैं, नहीं। उसको छोटे छोटे से सिंबल्स दीजिए, क्लूज दीजिए, जिससे बच्चा अपने ओरिजिनल आंसर तक पहुंच सके। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अडल्ट होते हैं वो अमाउंट और जो नेचर है असिस्टेंस का उसमें कहीं कहीं पे बदलाव या फिर उस चीज को वेरी करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वयस्कों का कार्य जटिलता को कम करके उसे बेहद सरल बनाना, नहीं, ये भी नहीं करना है कि बच्चे के लिए आप उस काम को इतना इजी कर दो कि फिर वो आप पे डिपेंडेंट हो जाए, नहीं। हमें डिपेंडेंसी उसकी खत्म करनी है, तो उसको क्लूज और इंस्ट्रक्शन देना है। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है एक ऐसी प्रगतिशील कक्षा होती है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट करता है, जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, इंटरेक्शन करता है, चाहे टीचर के साथ करे चाहे बच्चों के साथ करे। एग्जाम्स आर हेल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर डिटरमाइन द टीचिंग लर्निंग, बिल्कुल गलत। ये आपका समेटिव असेसमेंट होता है जो ईयर एंड में होता है, जहाँ पे बच्चे को सिर्फ ये बताया जाता है, उसका इवेल्यूएशन होता है और बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम देके उसको फेल या पास किया जाता है। चिल्ड्रंस आर रिस्पेक्टेड एंड टीचर्स मस्ट हैव ट्रस्ट इन द कैपेसिटी ऑफ ईच चाइल्ड, बिल्कुल सही बात है। जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम होता है उसमें बच्चा जो है उसको सिक्योर फील कराया जाता है और बच्चे को सेंटर में रख के उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए, हर कल्चर का वहाँ रिस्पेक्ट किया जाता है और टीचर जो है बच्चे की कैपेसिटी में एक ट्रस्ट रखता है, वो भी हर बच्चे की। स्टैंडर्ड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम इज फॉलोड फॉर ऑल चिल्ड्रन, ये हमेशा नेगेटिव होता है। जहाँ पे आप एक यूनिफॉर्म और स्टैंडर्ड करिकुलम को जहाँ फॉलो कर रहे हैं दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। इसका मतलब है कि आप हर बच्चे को एक ही तराजू में तोलना स्टार्ट कर रहे हैं। पेडागोजी इज रेजिडेंट टीचर सेंट्रिक, बिल्कुल गलत, क्योंकि पेडागोजी जो होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल होती है और हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होती है। शिक्षा शास्त्र का मतलब ही यही है कि बच्चे को सेंटर में रख के आप एजुकेशन दीजिए। तो यहाँ पे 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इंडिविजुअल्स हैविंग हाई possess the ability to classify natural forms such as animal and plant species and rocks and mountain types। ये है आपका हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे और उन्होंने बताया था कि हर इंसान के अंदर सारी बुद्धि होती है, लेकिन कोई बुद्धि ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डोमिनेंट होती है। कौन सी अधिक बुद्धि वाले व्यक्ति में प्राकृतिक रूप जैसे जानवर और पौधे की प्रजाति, चट्टान और पर्वत प्रकार को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। यहाँ पे आप अपने आप ही समझ गए होंगे दिस इज योर नेचुरल इंटेलिजेंस, क्योंकि ऐसे ही लोगों में क्या होता है, नेचर के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो जहाँ जानवर, पौधे, चट्टान, पर्वत ये सब आ जाए तो क्या होगा, नेचुरल इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है जहाँ पे आपके जो
पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर जो कवि होते हैं, जहाँ पे भाषा बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज़ की जाती है। म्यूजिकल होता है, जितने भी आपके सिंगर्स होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी वॉइस बहुत मेलोडियस होती है, तो ये होता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, खुद के बारे में चीज़ों को रीड करने की कोशिश करते हैं। आप खुद के बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या आपकी वीकनेस है, दैट इज़ इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। The statement of that society determines the role of male and female and other genders articulates gender as। यह वाक्य कि स्त्री और पुरुष और दूसरे जेंडर की भूमिका समाज तय करता है, जेंडर की संरचना के बारे में क्या दर्शाता है। जेंडर एक आनुवांशिक संरचना है, एक भौतिक संरचना है, एक सामाजिक संरचना है, जेंडर एक वंशानुगत गुण है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो जेंडर है ना, ये एक सोशल स्ट्रक्चर होती है। ये समाज ने तय किया है कि मेल होता है, फीमेल होती है, फीमेल ये काम करेगी, मेल ये काम करेगा। तो जितना भी डिस्क्रिमिनेशन है इस चीज़ को लेके, ये सब सामाजिक संरचना है। जबकि अगर आपसे पूछे कि सेक्स जो होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्म में कई बार हम बढ़ते हैं ना मेल और फीमेल, वो जो चीज़ होती है दैट इज़ योर बायोलॉजिकल, दैट्स अ जेनेटिक कॉन्सेप्ट। क्लियर? तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा। अगर समाज की भूमिका आ जाए तो वो एक सामाजिक संरचना है, और अगर सेक्स से रिलेटेड पूछे, मेल और फीमेल सेक्स वाला क्वेश्चन, दैट इज़ योर बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। टीचर शुड एम्फेसाइज ऑन यूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड करिकुलम एंड असेसमेंट मेथड। जो शिक्षक हैं उनको मानकीकृत पाठ्यचर्या और आकलन के तरीकों के इस्तेमाल और कार्यान्वित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि स्कूल जो होता है शुड वर्क टुवर्ड्स रिमूविंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रन रेदर देन एक्सेप्टिंग देम। जो स्कूल है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं उनको स्वीकारने की बजाय उनके हटाने पे फोकस्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही क्या है, गलत है। क्योंकि टीचर जो है उसकी मोरल ड्यूटी है कि बच्चे के ऊपर वो एक फ्लेक्सिबल करिकुलम को अप्लाई करे, ठीक है, जिससे हर बच्चा अपने आप को सिक्योर फील करे। क्योंकि हो सकता है जो बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट हो वो क्रिएटिव ना हो, और कोई बच्चा पढ़ाई में इंटेलिजेंट ना हो कि क्रिएटिव हो। तो उसमें क्या होता है, जब आप फ्लेक्सिबल करिकुलम रखते हैं तो उस केस में हर बच्चे को ईजिली हम असेसमेंट कर पाते हैं। स्कूल जो है वो बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि बच्चे को आपको डीमोरलाइज करना है, उसको ये फील करवाना है कि दैट यू कांट एक्सेप्ट हिम और हर। तो यहाँ पे दोनों जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला है असेसमेंट शुडंट बी अंडरटेकन। जो मूल्यांकन है उसको क्यों नहीं किया जाना चाहिए। टू फाइंड आउट द रेडीनेस लेवल ऑफ चिल्ड्रन फॉर लर्निंग, टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, to inculcate competitive spirit among children, to help understand what we child can and cannot do। तो यहाँ पे आपसे पूछा है जो मूल्यांकन है उसको क्यों नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के सीखने की तैयारी का स्तर मालूम करने के लिए, तो ये तो आप करेंगे ना, बच्चे का मूल्यांकन आप तभी तो बच्चों को फीडबैक दे पाएंगे कि कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ क्या करना है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए बिल्कुल सही बात है कि बच्चा किस मेथड से सीख पा रहा है, बच्चे को किस तरीके से आपको और चीज़ें इंप्रूव करवानी है। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों के अंदर हमको कंपटीशन की भावना बिल्कुल भी नहीं डालनी है। यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्ची क्या कर सकती है और क्या नहीं, बिल्कुल सही बात है। जब आप बच्चे को इवेल्यूएट करेंगे या उसका असेसमेंट करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इस बच्चे का कैलिबर कितना है और ये कहाँ पे चीज़ों को इम्प्रूव करके कहाँ तक अपनी ग्रोथ कर सकता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी negative। Next है to provide constructive feedback to the students on their learning and reflect on their own pedagogy the teacher should। जो छात्र होते हैं उनको उनके सीखने पर रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने और खुद के अध्यापन पर मनन करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। समेटिव असेसमेंट का यूज़ करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट यूज़ करना चाहिए, केवल स्कॉलस्टिक एस्पेक्ट यूज़ करने चाहिए, हमेशा पेपर पेंसिल ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो है उनको यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना हमेशा उसको यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको फीडबैक देना है। क्लियर? जब आप समेटिव असेसमेंट यूज़ करते हैं, जब आप समेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं तो ईयर एंड में ये एग्ज़ाम होता है, तब आपको कोई फीडबैक दिया जाता है नहीं, तब आपको सिर्फ पास या फेल किया जाता है और आपको एक ग्रेडिंग प्रोवाइड की जाती है। और बच्चा जब खुद के अध्यापन पर मनन कर रहा है
तो समेटिव असेसमेंट के बाद आप कभी भी खुद के अध्यापन पर मनन नहीं करते हैं, केवल फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिसमें फीडबैक के बाद आपको वापस इम्प्रूव करने का टाइम दिया जाता है। ठीक है, अगर आप CCE ढंग से पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है, FA1 होता है, FA2 होता है, फिर आपका SA1 होता है। ठीक है, फिर FA3 होता है, फिर FA4 होता है, फिर आपका SA2 होता है। तो जो FA एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन SA के बाद आपको कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको ग्रेडिंग सिस्टम दे के अपर क्लास में प्रमोट किया जाता है या फिर फेल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। व्हाट कैरेक्टराइजेज एन इंक्लूजन स्कूल सेटअप, जो समावेशी स्कूल होता है उसकी स्थापना में क्या शामिल है, कुशनिंग एक्सक्लूजन, एक्सेप्टिंग लेवलिंग, एंडोर्सिंग सेग्रीगेशन, प्रमोटिंग स्टिग्मेटाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप सही से देखेंगे तो जो समावेशी स्कूल होता है उसमें ना तो आप लेबलिंग को एक्सेप्ट करते हैं, लेबलिंग मतलब कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से है, ये बच्चा प्रतिभाशील है, ये सब नहीं होता है। पृथक्करण का पुष्टिकरण, सेग्रीगेशन नहीं कि आपने इंटेलिजेंट बच्चों का एक ग्रुप बना दिया, मॉडरेट का एक ग्रुप बना दिया, अलग बच्चों का एक ग्रुप बना दिया। दोषारोपण का प्रोत्साहन नहीं कि मान लीजिए कोई बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या फिर किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो अगर आप उस बच्चे को इतना कैपेबल नहीं बना पाए तो आप उस बच्चे के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि ये देख नहीं सकता इसलिए ये पास नहीं हुआ, ये गलत है। बल्कि जो एक्सक्लूजन है, अगर आप किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए अपनी क्लास में नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि उसको सुनाई कम देता है, दिखाई कम देता है, तो इस चीज़ पे सवाल उठाना ही क्या है, समावेशी एजुकेशन। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। It is important to include children from disadvantaged or deprived background in the classroom discussion because वंचित और वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा की चर्चा में शामिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो होते हैं वो पिटाइड होते हैं, यानी कि इनके ऊपर हमें दया करनी चाहिए। वी शुड अडॉप्ट ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स देम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं आपको उनके लिए दया रखने की ज़रूरत नहीं है। कीप एम्पैथी बट नॉट सिंपैथी। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा है, पेडाइड यानी कि सिंपैथेटिक एटीट्यूड, ये गलत है। एवरी चाइल्ड हैज़ ए राइट टू एजुकेशन एंड द टीचर शुड इन्वॉल्व ऑल द चिल्ड्रन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड रिलीजियस कंटेक्स्ट। बिल्कुल सही बात है। बच्चा किसी भी धर्म से आए, किसी भी जाति से आए, कोई भी उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, यू हैव टू एक्सेप्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस, हर कल्चर डिफरेंस, एंड यू हैव टू गिव द राइट टू एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चिल्ड्रन। जो राइट टू एजुकेशन है, जिसे हम RTE बोलते हैं, वो कहता है कि आपको हर बच्चे को सेम प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन देनी होगी। सच चिल्ड्रन डोंट हैव एनी पोटेंशियल टू लर्न, बिल्कुल गलत, क्योंकि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ लर्न करने का पोटेंशियल होता है। दीज चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड शुडंट बी अलाउड टू मिक्स विद अदर चिल्ड्रन, बिल्कुल ही नेगेटिव है कि ऐसे बच्चों को आप स्टूपिड बोल दो और उनको दूसरे बच्चों के साथ मिक्स ना करो। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब यही होता है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आए, यू हैव टू मेक हिम सिक्योर, यू हैव टू मेक हिम फील कॉन्फिडेंट। ए चाइल्ड हैज़ डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विश वर्ड्स सच एज वॉज एज सॉ, बैटल एज बॉटल। सच ए डिफिकल्टी इज टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इज योर डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया होता है उसमें बच्चे के फोनेटिक्स जो होते हैं, यानी कि स्वर का जो ज्ञान होता है वो क्लियर नहीं होता। बच्चा गॉड को क्या बोलता है, डॉग, वॉज को क्या बोल दिया उसने, सौ को क्या बोलेगा, वॉज, बैटल को क्या बोल दिया, बॉटल। तो यहाँ पे क्या है, बच्चे के फोनेटिक्स क्लियर नहीं है, ये होता है आपका डिसलेक्सिया। ये सारे आपके क्या है, लर्निंग डिसऑर्डर है। डिस्ग्राफिया होता है जहाँ पे लिखने में बच्चे को दिक्कत आती है, बहुत मेस्ड अप राइटिंग होती है। डिसकैलकुलिया होता है जहाँ पे बच्चा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व नहीं कर पाता, कि प्लस को माइनस कर रहा है, माइनस को प्लस कर रहा है। डिस्फेजिया होता है जहाँ पे बच्चा जो है वो भाषा संबंधी विकार कैरी करता है, यानी कि कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आती है। सो द ऑप्शन 4 विल बी करेक्ट। Which of the following are effective accommodation in the classroom environment as per the need of student with partial hearing loss? अगर किसी बच्चे को कम सुनाई देता है तो उसकी ज़रूरत के अनुसार सबसे उपयुक्त समायोजन जो है वो कौन सा है? Allow them to sit near the teacher, टीचर के पास उसकी बैठने की व्यवस्था करो। मिनिमाइज बैकग्राउंड नॉइज़, जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है उसको कम कीजिए। यूज़ लेक्चर मेथड यूज़ करो। गिव हैंड आउट यूजिंग ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड माइंड मैप, बच्चे को दिमागी जो मैप है, यानी कि जो संकल्पनात्मक चित्रण है वो दीजिए और ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन दीजिए। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, बच्चे को हियरिंग लॉस है, ठीक है, यानी कि उसको कम सुनाई दे रहा है। तो उस केस में हम क्या करते हैं,
पहले तो बच्चे को टीचर के पास बिठाएंगे क्योंकि उसको कम सुन रहा है, जब वो पास में बैठेगा तो उसको अच्छे से थोड़ा क्लियर सुनाई देगा। दूसरा, जितना भी सराउंडिंग में नॉइज आ रहा है उसको क्या करते हैं हम बिल्कुल सप्रेस कर देते हैं, जिससे बच्चा टीचर की बात को ध्यानपूर्वक सुन सके। लेक्चर मेथड में क्या होता है, आप दूर से बोलते हैं सॉरी, तो उस केस में क्या होता है बच्चे को क्लियरली सुनाई नहीं देगा। लास्ट होता है बच्चे को हैंड आउट नोट्स दीजिए, जैसे ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, टेबल बना के दे दी, ग्राफ बनाकर दे दिया, तो उस केस में क्या है बच्चा देख तो सकता है ना, तो इसलिए उसको बहुत इजी हो जाएगा। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। लेकिन लेक्चर मेथड सही नहीं है क्योंकि टीचर पोडियम से खड़ा होकर बोलेगा और बच्चे को वो चीज़ सुन पाना जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अ टीचर कैन फोस्टर क्रिएटिविटी इन हर स्टूडेंट बाय, टीचर जो है वो अपने बच्चों में रचनात्मकता को कैसे बढ़ावा दे सकता है। एनकरेजिंग मल्टीपल आइडियाज एंड इंट्यूटिव गेसेस, promoting more reproduction of information, repeated drill and practice, ensuring that the teacher has absolute control over the children's learning। यहाँ पे पूछा है क्रिएटिविटी जो होती है वो हमेशा डाइवर्जेंट होती है, बच्चा एक ही प्रॉब्लम को अलग अलग तरीके से सॉल्व करता है। अगर आप बच्चे को मल्टीपल आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है, और उसको इंट्यूटिव गैसेस दे रहे हैं, मतलब अलग अलग तरीके से ज्ञान का यूज़ करना, अलग अलग विचार लाना, तो ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ है, ये तो होगा। जहाँ पे बच्चे को सूचना जो है, इंफॉर्मेशन जो है, उसको आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है ड्रिलिंग हो जाती है। रिपीटेड ड्रिल और प्रैक्टिस, वही बार बार प्रैक्टिस करा के बच्चों को चीज़ें रटाना, ये क्रिएटिविटी नहीं है। जहाँ पे टीचर कंट्रोल रख रहा है तो बच्चा अपने आप पैसिव हो गया और बच्चा सिर्फ एक श्रोता जो होता है लिसनर की तरह से सिर्फ उसको सुन रहा है, तो ये क्रिएटिविटी कभी भी नहीं होती। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। टीचर शुड एनकरेज व्हाट रेदर देन व्हाट, जो टीचर होता है उसको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय किसके। जो टीचर होता है उसको हमेशा इंट्रिंसिक मोटिवेशन यानी कि जो आंतरिक अभिप्रेरणा है उसको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आंतरिक अभिप्रेरित बच्चा जो होता है वो कोई भी काम खुद की खुशी के लिए करता है, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या मिलेगा और किस चीज़ की बजाय, बाहरी अभिप्रेरणा की बजाय। एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है जहाँ पे पेरेंट्स लालच दे देते हैं कि अगर आपने ये एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो बाइक दिला देंगे, मोबाइल दिला देंगे, टॉफ़ी मिल जाएगी, तो ये क्या होता है थोड़ी देर के लिए होता है। लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा जो होती है ये आपकी एक ज़िद होती है कि हमको ये एग्ज़ाम क्रैक करना ही है या फिर हमको ये चीज़ अचीव करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। टीचर कंपटीशन को प्रमोट नहीं कर सकता और कोऑपरेशन को डिप्रेस नहीं कर सकता, यानी कि इसको प्रमोट करना चाहिए ना कि इसको। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, मास्टरी नहीं, मास्टरी ओरिएंटेड गोल को प्रमोट करना चाहिए रेदर देन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। फेल्योर अवॉइडेंस गोल एंड फेल्योर एक्सेप्टिंग गोल्स, इसको प्रमोट करना चाहिए रेदर देन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इमोशन हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, कौन सा इमोशन जो होता है वो अर्थपूर्ण अधिगम यानी कि मीनिंगफुल लर्निंग जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है। बोर्डम, एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस और प्राइड। जो बोर्डम होता है जब बच्चा बोर फील करने लगता है, आप किसी भी चीज़ को, लेट सपोज अगर मैं आपको वाइगॉट्स की टॉपिक बार बार पढ़ाऊँ, डेली पढ़ाऊँ, तो उस केस में क्या होगा आप बोर फील करेंगे। तो ये जो होता है मीनिंगफुल लर्निंग में एक हिंडर होता है, जबकि इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस, प्राइड ये तीनों क्या होते हैं बच्चे के मोटिवेशन में और बच्चे को चीज़ों को लर्न करने में हेल्प करते हैं। स्टूडेंट्स हु एग्जिबिट लर्नड हेल्पलेसनेस, अधिगम असहायता जो है कौन से बच्चे उसको शो करते हैं। बिलीव द एबिलिटी इज फिक्स्ड एंड स्टेबल, बिलीव दैट एबिलिटी इज इंक्रीमेंटल, इम्प्रूवेबल विद एफर्ट, मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स और सेट लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स। जो अधिगम असहायता है उसको कौन से बच्चे जो हैं वो दर्शाते हैं। अधिगम असहायता वो बच्चे दर्शाएंगे जो ये मान लेते हैं कि लर्निंग जो होती है वो स्टेबल होती है और फिक्स होती है। अगर आपने किसी चीज़ को एक बार सीख लिया तो आपको ये लगता है कि अब ये प्रॉब्लम सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व हो सकती है, इसके आगे हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। कई बच्चे जो होते हैं एक सैचुरेशन पॉइंट पे चले जाते हैं जहाँ पे उनको ये लगता है कि अब वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि वो सिर्फ इतना ही पढ़ सकते हैं। जहाँ पे क्षमता वृद्धिशील होगी, एबिलिटी इंक्रीमेंटल है और एफर्ट के साथ इम्प्रूव हो रही है, तो वहाँ पे आप किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए अपने आप में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शो करते हैं। लर्निंग ओरिएंटेड गोल ये भी पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। What the child learns, how well she learns it and how she is able to apply that learning to various situation depends on। बच्चे ने क्या सीखा,
वह कितने अच्छे तरीके से सीख सकता है, विभिन्न परिस्थितियों में उसको कैसे लागू करता है, ये किस बात पर निर्भर करता है। अपॉर्चुनिटी शी हैज़ टू ऑब्जर्व एंड इंटरेक्ट विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल, वस्तु और लोगों का अवलोकन और अंतःक्रिया का अवसर, कि बच्चा जो है किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और कैसे वो आपस में इंटरेक्ट कर रहा है, चाहे टीचर के साथ चाहे अपने पीयर्स के साथ। अपॉर्चुनिटीज द टीचर प्रोवाइड फॉर द मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, जहाँ पे भी रटना आ गया वो वैसे ही नेगेटिव हो जाएगा। द काइंड ऑफ पनिशमेंट शी इज़ गिवन टू एंश्योर लर्निंग, आप बच्चे को कोई भी चीज़ याद करने के लिए पनिशमेंट नहीं दे सकते, नेगेटिव है। द वेराइटी ऑफ मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड शी इज़ ऑफर टू कंप्लीट द टास्क, अगर आप बच्चे को मेटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड दे रहे हैं कि अगर आपने ये एग्जाम क्रैक किया या टास्क कंप्लीट किया तो आपको टॉफ़ी मिलेगी, आपको क्लास में प्रेज़ किया जाएगा, तो ये बहुत सडन होता है, थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करता है, फिर बच्चा उस चीज़ को छोड़ देता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कि बच्चे ने क्या सीखा, कितनी अच्छी तरह से सीखा, कैसे उसको लागू करेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो लोगों को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, कैसे वो चीज़ों को देख रहा है और फिर वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग इज नोन एज एन एंड इज ए एबिलिटी, अपनी ही सोच के बारे में सोच पाना। ये क्वेश्चन सीटेट कई बार पूछा है, याद रख लीजिएगा, जहाँ पे आप अपनी ही सोच को चैलेंज करते हैं, ठीक है, कि हम अपनी सोच में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं इस चीज़ को जानता हूँ तो कितना लिमिट तक जानता हूँ, ये चीज़ हमेशा होती है आपकी मेटाकॉग्निशन, ठीक है, अडेप्टेशन नहीं होता है। अपनी खुद की थिंकिंग के बारे में ही सोच पाना आपका अधिसंज्ञान होता है और ये एक आपकी हाई लेवल एबिलिटी होती है, जहाँ पे आप अपनी ही सोच को क्या कर पाते हो, चैलेंज कर पाते हो। लेट्स सपोज इफ़ यू नो अबाउट जीन पियाजे, लेकिन आप उसी टॉपिक में अपने आप को चैलेंज करते हो कि क्या मैं ये चीज़ जानती हूँ या ये चीज़ नहीं जानती हूँ, तो वो आपका हाई लेवल एबिलिटी है और दैट इज कॉल्ड योर मेटा कॉग्निशन। हाउ कैन ए टीचर फैसिलिटेट लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, जो रचनावादी कक्षा है उसमें टीचर सीखने को कैसे सुसाधित कर सकता है। बाई आस्किंग चिल्ड्रन टू डू रिपीटेड ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जहाँ भी ड्रिल और प्रैक्टिस होगी वो हमेशा नेगेटिव आंसर होगा, देखते ही गलत कर दीजिएगा। बाई पनिशिंग द चिल्ड्रन हुम शी हैज़ एन एंटर्ड, ये गलत होगा कि बच्चे को पनिशमेंट देना। बाई मेकिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव, बिल्कुल सही बात है, जहाँ पे आप किसी भी प्रोसेस जो है उसको इंटरेक्टिव बनाते हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बाई डिक्टेटिंग द आंसर टू द क्वेश्चन टू द टेक्स्ट बुक, नहीं, हमें आंसर जो है उसको लिखवाना नहीं है कॉपी में टेक्स्ट बुक से उतार के, तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। द प्राइमरी रोल ऑफ ए टीचर इन middle school classroom is to transmit knowledge and correct wrong answer of the student, because learning is a process of acquisition of fact that take place through drill and repeated practice। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि जो माध्यमिक स्कूल है यानी कि 9th और 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनमें एक टीचर की मेन भूमिका जो होती है वो ज्ञान का स्थानांतरण और विद्यार्थी के गलत उत्तरों को सही करना है, सिर्फ इतना ही होता है उसका काम, क्योंकि सीखना जो है वो तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है जो बारंबार आप प्रैक्टिस करने से उसको लाते हैं। तो जो प्राइमरी रोल होता है ना टीचर का मिडिल क्लास क्लासरूम में, वो नॉलेज को ट्रांसमिट करना नहीं है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे कोई क्वेश्चन सॉल्व करके रख दिया, आपने कॉपी में बच्चों को लिखवा दिया, नहीं, आप बच्चों को चीज़ें धीरे धीरे सॉल्व करने दीजिए, करेक्ट जो मतलब चीज़ों को बच्चों को खुद एक्सप्लोर करने दीजिए, ना कि खुद सेंटर में आके बच्चों को सिर्फ रटा दीजिए। और यहाँ पे ड्रिल और प्रैक्टिस लिखा हुआ है, इससे बच्चा कभी भी अपने ज्ञान को अर्जित नहीं करता। बच्चा हमेशा अपनी लर्निंग को कब एक्वायर करेगा, जब वो खुद उस चीज़ को करके सीखता है। तो यहाँ पे ए और आर बोथ आर फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज आर हेल्पफुल इन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल लर्निंग, जो अर्थपूर्ण अधिगम होता है उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी जो है अपने ज्ञान को फैसिलिटेट करने में हेल्प करती हैं। एक्सप्लेनिंग टू ए पीयर, मेकिंग कॉन्सेप्ट मैप, using imaginaries and creating flow chart, thinking of example and non example, self questioning। तो यहाँ पे हिंदी में पूछा है कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी, ठीक है। समकक्षी को समझाना, लेट सपोज आपका कोई टॉपिक क्लियर है तो आप क्या कर रहे हैं, अपने पीयर यानी कि सहपाठी को समझा रहे हैं, तो ये हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ऑब्वियसली ये तो हेल्प करेगा, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। मेकिंग कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, कई बार ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेटल है, उसमें मेटल्स डिवाइड करके ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना ली। दीज ऑल आर योर कॉन्सेप्ट मैप, फ्लो चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, टेबल्स बनाना, ये सब क्या होता है, कॉन्सेप्ट मैपिंग होती है, ये मीनिंगफुल लर्निंग में हेल्प करेगी।
यूजिंग इमेजनरीज एंड क्रिएटिंग फ्लो चार्ट, आप किसी भी चीज़ को किस तरीके से मेमोराइज रख सकते हैं, ये भी एक पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझना, ये भी पॉजिटिव है। खुद से क्वेश्चन करना, ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4, कि सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव होती हैं। समकक्षी को समझाना, संकल्पनात्मक मानचित्र कि कैसे आप चीज़ों को रख सकते हैं। कई बार हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कई बार ऐसे चीज़ों को समझते हैं। मानसिक चित्र और प्रवाह संचित्र बनाना, फ्लो चार्ट बनाना, उदाहरण और गैर उदाहरण, खुद से सवाल करना, ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है नेहा इज ऑलवेज कंसर्न ऑन गेटिंग मोर मार्क्स देन रश्मि। नेहा जो है वो हमेशा रश्मि से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए काम करती है, सो दैट शी कैन शो हर सुपीरियरिटी टू रश्मि, ताकि वो खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। व्हाट काइंड ऑफ गोल इज नेहा सेटिंग, नेहा कौन सा गोल जो है उसको सेट कर रही है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन या ड्राइवन गोल, वो इंटरनली मोटिवेटेड है, नहीं, यहाँ से तो कहीं से नहीं लग रहा है कि वो इंटरनली मोटिवेटेड है, क्योंकि इंटरनल मोटिवेशन में कोई भी इंसान किसी भी गोल को अचीव करने के लिए खुद से मेहनत करता है। लर्निंग गोल, नहीं, लर्निंग गोल जो होता है जब बच्चा इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है। मास्टरी गोल, किसी भी चीज़ में जब आपको निपुणता हासिल करनी हो, ये आप अपने खुद के लिए करते हैं। लेकिन जो परफॉर्मेंस गोल होता है, जहाँ पे आप सामने वाले को नीचा दिखाना चाह रहे हैं, या फिर आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हैं, आपको बाहर से कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, दैट ऑल आर योर परफॉर्मेंस गोल। जो मास्टरी गोल होता है ना, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, जबकि परफॉर्मेंस गोल जो होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इन ए सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम चिल्ड्रंस लर्निंग शुडंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो सामाजिक रचनावाद कक्षा होती है उसमें बच्चे की लर्निंग किसके द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होती। एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम, अगर क्लास में आप कोई एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है, इसमें तो होगा, बच्चा खुद करके सीखेगा। फ्रॉम द कंटेंट गिवन इन द करिकुलम एंड बुक्स, ये भी सही बात है कि करिकुलम और बुक्स में या जो भी कंटेंट दिया हुआ है बच्चा उसको करके सीख रहा है। इंटरेक्शन विद पीयर ग्रुप्स, आप अपने सहपाठी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। मार्क्स एंड स्कोर्स ऑब्टेन बाय फ्रेंड्स, नहीं, जो नंबर या स्कोर बच्चों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा ऑब्टेन किया जाता है, ये कभी भी एक सामाजिक रचनावाद कक्षा में बच्चे की लर्निंग को प्रमोट नहीं करेगा। सो द ऑप्शन 4 विल बी नेगेटिव। अगर हिंदी में देखें कि दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से, ये नेगेटिव होता है। समकक्षी समूह के साथ अंतःक्रिया, बिल्कुल सही है। पाठ्यचर्या पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु कक्ष में की जाने वाली गतिविधि। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई है। मैं जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती थी किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।